Very good morning to all of you. Very good morning to all of you. Well, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसी और डीसी में डिफरेंस देखा था और बाकी का मैंने कुछ एक प्रैक्टिस करवाई थी कि वोल्टेज और करंट के इक्वेशन दिए थे। मैंने पूछा था कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, फेज डायग्राम बनाना सिखाया था, फेज एंगल सिखाया था, ग्राफ सिखाए थे। यस और नो? आज बच्चों हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन रिएक्टेंस और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन इम्पीडेंस। मैं दोनों ही क्वेश्चन एक साथ एक ही शॉट में कराऊंगा। क्लियर? दोनों कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में, तो गौर से देखिएगा। मैं सारी चीजें आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक बंदा है, उसका नाम है रमेश शर्मा। क्या नाम है? उसका एक भाई भी है। उस भाई का आधा नाम मुझे मालूम है, पूरा आप कर देना, ठीक है? उसके भाई का आधा नाम है सुरेश शर्मा। समझ में आ गया आपको? क्यों? भाई है तो सरनेम तो सेम ही होगा, है ना? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस के भाई हैं रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। क्लियर? रेजिस्टेंस के भाई हैं रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। तो आप बताओ रिएक्टेंस की यूनिट क्या हुई? ओम। इम्पीडेंस की यूनिट क्या हुई? ओम। रिएक्टेंस को हम लोग लेटर एक्स से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? एक्स। रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर एक्स एंड इम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर जेड। क्लियर? यूनिट इनकी क्या होती है? ओम। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कह रहा है डिफाइन रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या होता है हमें ये समझना है। इससे पहले कि मैं इसे समझाऊं, एक छोटे से सवाल का जवाब आप लोगों से चाहता हूं, तो बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। ऐसे ये मैंने अलग अलग रेजिस्टेंसेस जोड़े हैं। आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 5 ओम का है। आंसर क्या आएगा इसका? है 10 ओम। जैसे ये रेजिस्टेंसेस हैं, इसे R1 मानते थे आप, इसे R2 मानते थे, इसे R3 मानते थे। 10 ओम कैसे आया? तो हमें मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपने 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 10 ओम। ऐसे आंसर बताया था आपने। तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, व्हाट इज दिस 10 ओम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूंगा तो इसकी जो ताकत होगी वो 10 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर की होगी। क्लियर? इसीलिए हम बोलते हैं 10 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2, 3 एंड 5 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी अकेला 10 ओम के रेजिस्टेंस की काम करने की जो ताकत होगी वो काय के बराबर होगी? वो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जब 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस जोड़ दिए जाएंगे तो इनकी जो कंबाइंड ताकत होगी वो इसके बराबर होगी। इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस या नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। यानी कंबाइंड इफेक्ट इनका इसके बराबर होगा। जो बोला आपको समझ में आया? तो आप सभी को यहां पर ये समझ में आया कि ये जो 10 ओम है इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग बोलते आए हैं अभी तक। यस और नो? पिछले चैप्टरों में ये बात हमने पढ़ रखी है। क्या आप लोग इस बात से वाकिफ हैं? चलो, अगर आप इस बात से वाकिफ हैं तो आगे की बात करता हूं। गौर से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? आप ये देखो, आप ये बताओ, चाय बना लेते होगे? सुना तो होगा कभी चाय के बारे में, देखी तो होगी। चाय के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? हाँ, समझ गए आप। चाय के कंपोनेंट होते हैं चाय पत्ती, शक्कर, दूध, पानी, है ना? हाँ, इलायची, अदरक, नॉन, तुलसी, काली मिर्च। आगे बढ़ रहा हूं। जोक्स अपार्ट, कम टू द पॉइंट, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको चाय के कंपोनेंट समझ में आते हैं ना? आइए इधर आइए, गौर से देखिएगा बेटा सब लोग, प्लीज प्लीज लिसन।
अब मैं सर्किट्स बना रहा हूं, अभी तक आपको सर्किट्स में जगह जगह रेजिस्टेंस नजर आते थे, लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं तो कहानियां बदल जाएंगी। अब आपको यहां पर कुछ और चीजें भी नजर आने लगेंगी। दिस इज अ कॉइल, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L। आपको यहाँ कैपेसिटर भी नजर आने लगेगा C। आपको यहाँ रेजिस्टेंस भी नजर आएगा R। क्लियर है? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये क्या है? अल्टरनेटिंग सोर्स है, यानी यहां से AC करंट बह रहा है, ये इसी बात को तो रिप्रेजेंट करता है। और बैटरी लगती है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? DC करंट। बता चुका हूं पहले भी। तो यहां पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ अलग अलग कंपोनेंट जुड़े हैं। इन सब का, जैसे आपने अभी इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, 10 ओम आया था। अगर मैं इन सब का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं बोलता हूं इंपीडेंस। क्या बोलता हूं? और इंपीडेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर Z। सीन क्लियर है सभी को? इसी तरीके से मान के चलो, अगर सर्किट में केवल ये जुड़ा होता और ये जुड़ा होता, तो इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलता? इंपीडेंस। क्या बोलता? इंपीडेंस। या मान के चलो सर्किट में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है और एक कैपेसिटर जुड़ा है, तो मैं इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या बोलता? इंपीडेंस। क्लियर है? और आते हैं इधर। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर जुड़ा होता, तो इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम बोलते रिएक्टेंस। क्या बोलते? अगर सर्किट में केवल एक कॉइल जुड़ी होती, तो इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते? रिएक्टेंस। अगर सर्किट में केवल एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता, तो इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते? रिएक्टेंस। इन सभी सर्किट्स में सिंगल सिंगल कंपोनेंट जुड़ा है, सिंगल कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट। इनमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जुड़े हैं। When there are two or more than two component in the circuit, when there are two or more than two component in the circuit, then its equivalent resistance is called impedance. Clear? जब किसी सर्किट में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जुड़े होते हैं, तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? When there are two or more than two component in the circuit, then its effective resistance is called impedance. Impedance is denoted by the letter Z and its unit is ohm. When there is only one component in the circuit, one component के तौर पर चाहे केवल इंडक्टेंस हो, चाहे केवल कैपेसिटर हो, चाहे केवल रेजिस्टेंस हो, तो इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। समझ में आ रही है बात? Again I repeat, when there is only one component in the circuit, then its effective resistance is called reactance, and when there are two or more than two component in the circuit, then its effective resistance is called impedance. Impedance is denoted by the letter Z, reactance is denoted by the letter X. Unit of impedance is ohm, unit of reactance is ohm. समझ गए reactance क्या होता है और impedance क्या होता है? पहले इतना पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोगों को रिएक्टेंस और इंपीडेंस क्लियर हो गया, राइट? अब यार एक बात, मैंने किसी जगह रिएक्टेंस X लिखा हुआ है, केवल X लिखा हुआ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसका है कि इसका है या इसका है? क्योंकि तीनों के लिए X है। तो पहचान के लिए हम लोग C का है तो सफिक्स में C, L का है तो सफिक्स में L, R का है तो सफिक्स में R। हालांकि रेजिस्टेंस को अभी तक हम लोग R से ही डिनोट करते आए हैं स्टार्टिंग से, तो हम R ही करेंगे, बाकी का R की जगह आप XR भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। समझ गए मेरी बात को? C क्या है? कैपेसिटर। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोल लो भैया, पहले ही बोल रहा हूं, तभी सर्किट में ठीक लगेगा आपको। क्या है ये? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वंस अगेन, कॉइल का इंडक्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। कम ऑन, फिर से बोलो। है? है? इसको ये तो सिंपल रेजिस्टेंस बोल दो, ये रेजिस्टिव रिएक्टेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है? समझ गए? अच्छा, ऐसे ही यहां पर आते हैं। Z है, Z है। अब Z है यार, तो ये Z काय का है? इसका है, इसका है, इसका है, अब इनको नहीं पता, तो
क्योंकि अगर ये Z इसका है तो मैं इसके सफिक्स में ऐसे लिख दूंगा LCR, इसका है तो LC, इसका है RC। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो जब आप किसी जगह कंबाइंड इफेक्ट निकाल लिया, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो क्या बोलोगे? इंपीडेंस। और जब सिंगल कंपोनेंट के लिए बात करोगे तो रिएक्टेंस बोलोगे। समझ गए? थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे 2 मिनट बाद आएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मुझे अकेले इसका वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज इस पूरे में जब भी मैं सर्किट कराऊंगा एक ही फॉर्मूला कॉमन है जो बार बार लगेगा, और आप भी बताना V बराबर IR, सब जानते हैं। मुझे अकेले इसका वोल्टेज चाहिए तो मैं ऐसे लिखूं VL, यानी इंडक्टेंस का वोल्टेज, तो V बराबर IR। तो I तो हो गया करंट। अब मुझे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। इसके रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा? अब सुनो, मैं अभी इस टाइम पे सर्किट तो पूरा है, लेकिन बात काय की कर रहा हूं? किसी एक सिंगल कंपोनेंट की कर रहा हूं या अलग अलग कंपोनेंट की बात? एक सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। क्या आएगा? XL, L की बात कर रहा हूं, ये वाला चीज आ गई, क्योंकि मैं एक अकेले सिंगल कंपोनेंट का वोल्टेज निकाल रहा हूं। समझ गए? बताओ चलो इसका क्या लिखूं? ये काय का वोल्टेज है पहले तो ये बताओ? कैपेसिटर का। यानी एक सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं या पूरे सर्किट की मिलमा बात कर रहा हूं? सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। बोलो क्या लिखूं? IXC। समझ गए? चलो इसका इधर आ जाओ, इसका वोल्टेज चाहिए मुझे केवल IXR, पर मैंने आपको बोला था XR को मैं R ही लिखूंगा ज्यादातर जगह, तो ऐसे भी लिख सकते हो या IR। समझ गए? मैं ये पैटर्न यूज करूंगा। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? अच्छा, आपको मोते न्यो कह के लल्ला जब पूरे सर्किट को वोल्टेज निकालूं, तो चूंकि पूरे सर्किट का इसलिए मैंने केवल V लिखा, नेट वैल्यू रिजल्टेंट वोल्टेज, तो V बराबर IR। अब मुझे R चाहिए, R क्या लिखूं? Z, क्योंकि पूरे सर्किट का वोल्टेज चाहिए, तो इस पूरे सर्किट के कंबाइंड रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा? इंपीडेंस, तो Z। नहीं यही बात समझ? LCR लिखना है, LCR लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? मुझे इस पूरे का वोल्टेज चाहिए, तो V बराबर IZ, सफिक्स में LC। समझ में आ रही बात? हाँ जी, कोई दिक्कत? समझ गए? सारी कथा क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर हम लोगों को रिएक्टेंस और इंपीडेंस अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है? अब थोड़ी सी, कल मैंने आपको 2 इक्वेशंस बताए थे और कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, सारी कथाएं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। आप 2 इक्वेशंस देख के ये समझ जाएंगे कि कौन सी चीज लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है। आपको फेजर डायग्राम बनाना, ग्राफ बनाना और फेज एंगल बताना, ये सारी चीजें आ गई हैं, कल बता चुका हूं। अब एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो नोट्सों में नहीं है, आप लोग इसको लिख लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इससे बहुत सारे ओटी आपके फ्री में बन जाएंगे। और ये कहाँ बनाना सुन लो, ये आपके नोट्सों में फ्रंट पेज पे जहां आप नाम वाम लिखते हो ना, वहीं बनाना। इधर देखो, पहले इधर देख लो, LIC क्लियर? सुन लो पहले प्लीज, VLIVC LIC याद रहेगा, एक R और बनाना है ऐसे। अच्छा, ये मैंने बनाया क्यों है? ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा एक एक करके सारी चीजें खुल खुल के आपके सामने आ जाएंगी कि ये मैंने क्यों बनाया है। लेकिन इससे काम आपके बहुत होंगे, आपका मेंटल प्रेशर बहुत कम हो जाएगा अगर आपको ये याद होगा तो। VLIVC VR, इस फिगर को स्केच कर लो सब लोग कहीं भी रफली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो LIC हमने बनाई है ना, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, राइट? क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं गौर से देखिएगा, लिसन। पहले मुझे ये बताओ, ये जो सर्किट है और ये भी सर्किट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन से प्योर सर्किट हैं? प्योर, ये प्योर है, सिंगल सिंगल कंपोनेंट जुड़ा है। खिचड़ा नान है, जहां मैं खिचड़ा बना हुआ मिक्सचर आ गया है सभी का,
जहां में तीन तीन कंपोनेंट, जहां में दो, बोलो भैया, लेकिन जहां में सिंगल सिंगल है, इसको बोलते हैं प्योर सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सीन क्लियर है? ये प्योर सर्किट है। क्लियर? सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अरे प्योर प्योर तो ठीक है, बोलते क्या है? इसके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? रिएक्टेंस को। हाँ ठीक है, अच्छा बोला आपने। अब सुना मेरी बात ध्यान से, पहले तो एक सर्किट ही चिपकाता हूं आपको, ठीक है? इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा, डिफाइन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, राइट? यही है। तो जो भी करना है आपने ही करना है, मैंने जो करना था कर दिया। तैयार है सब लोग? अब सुने ध्यान से, ठीक है? ये भी गया भाड़ में, अभी बताऊंगा इसका यूज क्या है। उसने मुझे बोला है डिफाइन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योर बोल रहा हूं मतलब सिंगल कंपोनेंट है, रेजिस्टिव यानी क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये मैंने सिंपल बढ़िया फर्स्ट क्लास, ये बन गया इसका सर्किट डायग्राम, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर है? ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, और माइंडेड अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन पहले दिन ही आपको प्रूव करा दिया था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन हमारे पास तैयार है, रेडीमेड। कह रहा है करंट का इक्वेशन बताऊं, क्या बताऊं? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बचपन में मुझे ये पढ़ाया गया था, V बराबर तो I बराबर, तो मैं यहां लिख दूं I इज इक्वल टू V अपॉन R। आपको ये स्टेप समझ में आया? I इज इक्वल टू V, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है V0 साइन ओमेगा टी। एग्री करते हैं इस बात से? अपॉन R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? V अपॉन R क्या होता है? I। तो V0 अपॉन R की जगह क्या लिख दूं? I0 साइन ओमेगा टी। ये आ गई हमारी करंट की इक्वेशन, ये आ गई हमारी वोल्टेज की इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आपको दिख रही हैं, और कल बता चुका हूं कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो बताओ फेज एंगल कितना हुआ? समझ गए? तो फेज एंगल आ गया आपका 0 डिग्री। अच्छा और बताओ, अब ना कोई लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है, अगर मैंने करंट ऐसे बना दिया तो वोल्टेज कहां बनाऊं? इसी के ऊपर आएगा। तो ये वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया आपको क्यों बना रहा हूं ऐसे? चलो आ जाओ और बताओ। ये मैंने वोल्टेज का ग्राफ मान लिया, अब आप बताओ करंट कैसे बनाऊं? इसी के ऊपर। तो थोड़ा सा दिखाने के लिए हमने इसको ऐसे बना दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अब सुनो क्वेश्चन क्या था। डिफाइन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हेड्स। नंबर 1 सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। डिराइव द रिलेशन फॉर इक्वेशन ऑफ करंट। तीसरा पूछ रहा है फेज एंगल बताओ, 0 डिग्री। चौथा कह रहा है फेजर डायग्राम बताओ, फेजर डायग्राम। पांचवा कह रहा है ग्राफ बताओ। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? माइंडेड? समझ में आ गया पूरा? हाँ ये क्वेश्चन हो गया आपका, डिफाइन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। पहले तो इस क्वेश्चन को चिपकाओ, उसके बाद आगे की बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया सभी का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरी कहानी देखने के बाद, इस पूरी कहानी को, आपने ये कहानी देख ली, आपने ये कहानी देख ली, ये सब पूरा देख लिया डेरिवेशन। आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये जो फेज एंगल बताया है वो किसके आधार पर बताया है? आपने इनमें से ऐसा क्या देखा जिनको देख के आपने फेज एंगल बता दिया? इक्वेशन देखी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन तो हमें पता था, प्रूव कर चुके थे। पहले मुझे करंट का इक्वेशन डिराइव करना पड़ा, तब जाके मैं इस जजमेंट पे पहुंचा कि फेज एंगल कितना है।
और जब मुझे फेज एंगल पता चल गया तो मैंने ये भी बना दिया और ये भी बना दिया, यस और नो। यानी इन दोनों का खेल तो तुरंत तमाम हो जाएगा अगर मुझे फेज एंगल पता है। और फेज एंगल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ा, इक्वेशन ऑफ करंट। तो बार बार करंट की इक्वेशन निकालनी पड़ती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको ये पहले से रटा होता तो देखो इसमें केवल रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो केवल आर लेंगे, एल का कोई काम नहीं, सी का कोई काम नहीं। देखो ये बन गया फेजर डायग्राम, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था तो इसका रोल खत्म। ये शॉर्टकट है एक्चुअली, इससे बहुत सारे काम बनेंगे। अब इनको देखने से मुझे ये भी पता चल गया फेज एंगल कितना है, पता चल गया फेज एंगल कितना। फेज एंगल पता चल गया तो मैं ये ग्राफ भी बना सकता हूं। बोलो भैया, नहीं आई मेरी बात समझ में, क्लियर है। अब सुनो, अब हम कुछ काम है ना ओरल करते हैं, ओरल, ठीक है। अब हम इस पे बेस प्रैक्टिस करते हैं। अब खुद ही सोचना और खुद ही बताना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद सर्किट पे आएंगे आगे के। अगर केवल प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता, ये वाला सर्किट होता केवल, बताना आप लोग अब, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, अगर केवल प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता, इंडक्टिव बोले तो कॉइल वाला सर्किट। अब आप लोग मुझे ये बताओ इसमें क्या क्या आता है, इसमें ये आता और क्या आता, वी आर आता, वीसी आता, आई तो आएगा ही आएगा। अब आप ही बता दो यार, अब सुनना, ओरल बताना सारे आंसर। हर जगह अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन पता होता है, क्या है यहां पर। अब है ना करंट की इक्वेशन, हालांकि मैं ड्राइव करवाऊंगा आपको करंट की इक्वेशन कैसे आई, लेकिन बाकी का करंट की इक्वेशन अब आप ही बताओ बॉस, मैं नहीं बताऊंगा। अब पहले तो ये देखो जा मैं करंट लीड कर रहा हुआ है कि लैग कर रहा हुआ है? करंट लैग कर रहा है कितना, क्योंकि वोल्टेज ऐसे जा रहा है करंट पीछे है इसके, यस और नो। कितने, तो बताओ फेज एंगल कितना हो गया, फेज एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री। अब मुझे दिख रहा है करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो वोल्टेज की इक्वेशन ये, करंट लैग करवाना है, कितना लैग करवाना है, 90 डिग्री। तो आई बराबर कैसे लिख दूं, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90। नहीं आई बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन अब अपन प्रूव करके भी निकालेंगे, समझ गए। तो यहां पर मुझे देखने से ये पता चल गया कि यहां पर करंट जो है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। बात समझ में आई। चलो लगे यार ग्राफ भी बनवाओ इनके। ग्राफ अगर मैं इसको वोल्टेज मान लूं तो करंट कैसे लूं, हाँ क्योंकि ये ओरिजिन है, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव नीचे की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ ये मैंने इस तरीके से। कहानी समझ में आ रही है सभी को, कोई ठेका नहीं है ऐसे ही बनाऊं, मैंने ये भी बताया था। अगर इसको मैं करंट मान लूं तो वोल्टेज ऊपर से, तो ये वोल्टेज ऐसे आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है सारी, बोलो भैया यस और नो, सीन क्लियर है। मतलब आप ये देखिए, केवल अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो मुझे इससे लेना देना है और इससे लेना देना है, आर और सी का काम खत्म। तो मुझे इससे देखो कितनी सारी कहानियां पता चल गई। मेरे को पता चल गया करंट की इक्वेशन ये आनी है, फेज एंगल मुझे पता चल गया, मुझे ग्राफ पता चल गया, मुझे फेजर डायग्राम पता चल गया। बोले भैया अच्छा फेजर डायग्राम ऐसे भी बना सकता हूं, यहां तक बात समझ में आई सभी को। ये तो मेरा इसी से निकल आया। अच्छा इन इक्वेशंस को देख के मुझे ये भी पता चल गया कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर मान के चलो मैं इसे वोल्टेज मानूं तो करंट कहां ले जाऊं, नीचे, क्योंकि लैग कर रहा है। यस और नो, ऐसा नहीं लग रहा है जाइए यूं घुमाए दो हुए, नहीं यही बात समझ। पर ये तो हमको यहीं से पता चल गया ना, LIC का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? LIC से आप बहुत सारी चीजें खटाखट बता सकते हैं। बताओ जरा देखें कौन सा बताता है। अगर ये प्योरली इंडक्टिव, आप देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में यही पूरी कहानी है, हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट 90% तो हो ही गया ये, ठीक है ना। अब आप बताना, ठीक है, तैयार हो। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो क्या होता बताओ। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में केवल एक कैपेसिटर आता, यस और नो। चलो बताओ इसका पहले फेजर डायग्राम बनाओ, बताओ क्या आएगा, क्या क्या आएगा। सी है तो ये आएगा, ये आएगा क्या, ये आएगा क्या, कहानी खत्म। चलो भैया फेज एंगल बताओ, 90 पता चल गया आपको। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल किस किस के बीच देखा जाता है,
करंट और वोल्टेज के बीच में 90 आ गया। और बताओ कौन लीड कर रहा है? पहले तो ये बताओ इसकी वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर? साइन ओमेगा टी। करंट क्या कर रहा है यहाँ पर? लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? लीड कर रहा है। तो बताओ यहाँ करंट की इक्वेशन क्या आएगी? I0 साइन ओमेगा टी प्लस, मैं ही कर रहा हूं या तुम भी समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो ग्राफ बनवाओ इनके ग्राफ। चलो ये मैंने वोल्टेज मान लिया, करंट कैसे लूं? ऊपर से, क्योंकि लीड कर रहा है, लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस यार, समझ गए? तो ये LIC का यूज है। LIC को देख के हम तुरंत पता कर लेते हैं, क्लियर? कौन सी चीज लीड कर रही है, कौन सी चीज लैग कर रही है। होप यू अंडरस्टैंड। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया हमारा अच्छे से। बोलो भैया अगला क्वेश्चन बोलें क्या है? नहीं बोलोगे? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ओके भैया हेलो, अगला मुझसे कह रहा है डिफाइन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तैयार हैं सब लोग? डिफाइन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। लुक, खींच दूं? नहीं खींच रहा, डोंट वरी, घबराओ मत। अब चलो एक छोटी सी, ये समझ के जितना भी मैंने बताया, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।